Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Human Right. आज हम बात करने वाले हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में। इनके पास क्या राइट्स होता है, ये कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ, अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करें तो ये जो कंसेप्ट था ये डेवलप किया गया था जिनेवा कन्वेंशन में और इसको अडॉप्ट किया गया था 12 अगस्त 1949 में। द कन्वेंशन रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, इसके बारे में ये पूरा कंसेप्ट था। मूविंग ऑन, अगर हम प्रिजनर ऑफ वॉर के राइट्स देखने वाले हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रिजनर ऑफ वॉर एक्चुअल में होते कौन है। तो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रिजनर ऑफ वॉर को डिफाइन किया गया है एज द पर्सन बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी हु हैव फॉलन इनटू एनिमीज हैंड। और इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? जो लोग दुश्मन देश के पास चले गए हैं वॉर के टाइम पे, उनके कब्जे में हो गए हैं, उसको हम कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। अब इनमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री या फिर वॉलेंटियर कॉर्प्स परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ दोज आर्म्ड फोर्सेस, पर्सन हु अकंपनी द आर्म्ड फोर्सेस, सिविलियंस अकंपनिंग आर्म्ड फोर्सेस विद ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिटी कार्ड्स। अगर कोई सिविलियन है वो भी आर्म्ड फोर्सेस के साथ जा रहा है, जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ऑथराइजेशन है, और अगर उसको कोई दुश्मन देश का उठा ले जाता है या फिर कोई बंदी बना लेता है तो उसको भी प्रिजनर ऑफ वॉर माना जाएगा। क्रू ऑफ मर्चेंट मरीन सिविल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग मास्टर्स पायलट एंड अप्रेंटिसेस, अगर कोई पायलट है उनके पास चले गए हैं तो उसको भी प्रिजनर ऑफ वॉर ही कंसिडर किया जाएगा। भले वो डायरेक्ट फाइट में नहीं इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट वॉर में नहीं थे, लेकिन अगर वो आर्म्ड फोर्सेस को या फिर वॉर को किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, तो वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी में आएंगे। Inhabitants of non-occupied territories who spontaneously resist invading forces provided they carry arms openly and respect the laws of war। अगर कोई इनहेबिटेंट है, सपोज अगर कश्मीर में लड़ाई हो रही है और कश्मीर के जो लोग थे वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बाउंड्री में कोई भी घुसने ना पाए, और उनके पास गन्स हैं, आर्म्स हैं, तो इस कंडीशन में वो जो इनहेबिटेंट्स होंगे अगर उनको कोई बंदी बना लेता है तो वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी में आएंगे। अब देखते हैं कि प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उनके पास क्या क्या राइट होगा। अगर आपको दुश्मन देश द्वारा बंधक बना लिया गया है तो आपके पास क्या क्या राइट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। GCI 3 का मतलब है जिनेवा कन्वेंशन थर्ड, ये आप ध्यान रखना। तो जिनेवा कन्वेंशन थर्ड का जो आर्टिकल 13 था ये कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर जो है दे मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली, unlawful act or omission endangering their health or causing death are prohibited। अगर दुश्मन देश उनके हेल्थ पे या फिर उनकी लाइफ से कुछ भी गलत करता है, ऊपर नीचे करता है, उनको इनह्यूमनली ट्रीट करता है तो वो गलत होगा। आर्टिकल 14 कहता है कि अगर कोई विमेन है जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर है तो उनको ट्रीट किया जाना चाहिए विथ ड्यू रिगार्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड रिसीव ट्रीटमेंट एज फेवरेबल एज मेन। जैसे लड़कों को ट्रीट किया जा रहा है जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसी तरीके से विमेन को भी ट्रीट किया जाएगा, और अगर विमेन्स की कोई स्पेसिफिक नीड है तो उसको फुलफिल किया जाएगा बाय द एनिमी कंट्री जिसने उनको डिटेन किया है। आर्टिकल 15 कहता है डिटेनिंग पावर मस्ट प्रोवाइड प्रिजनर ऑफ वॉर विथ नेसेसरी मेंटेनेंस एंड मेडिकल अटेंशन फ्री ऑफ चार्ज। मेडिकल असिस्टेंस और मेंटेनेंस जो है वो एनिमी कंट्री को प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रिजनर ऑफ वॉर को फ्री ऑफ कॉस्ट। आर्टिकल 16 कहता है कि ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बाय द डिटेनिंग पावर। जो एनिमी कंट्री है, जो डिटेनिंग पावर है, वो सभी प्रिजनर ऑफ वॉर को इक्वली ट्रीट करेगी। आर्टिकल 17 कहता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो सिर्फ बेसिक आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे, जैसे उनका नाम, रैंक, बर्थ डेट, सीरियल नंबर, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करने के लिए लायबल है। इसके अलावा उनको किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर क्वेश्चनिंग कोई करना चाहे प्रिजनर ऑफ वॉर से, अगर जो एनिमी कंट्री है वो क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकती है, वो अलाउड है, लेकिन टॉर्चर या फिर कोर्जन जो है वो नहीं कर सकती है। रिफ्यूजल टू आंसर कैन नॉट लीड टू मिस ट्रीटमेंट। अगर प्रिजनर ऑफ वॉर ने रिफ्यूज कर दिया आंसर करने से तो उसके बदले में उनके साथ कोई मिस ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनिंग मस्ट बी इन लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो प्रिजनर ऑफ वॉर को समझ में आए। आर्टिकल 18 कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। अगर उनका कोई पर्सनल सामान है तो उसको आप छीन नहीं सकते हैं बीइंग एन एनिमी कंट्री।
आर्टिकल 19 और 20 कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर मस्ट रिसीव एडिकेट फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड मेडिकल केयर। ये बेसिक नेसेसिटीज जो है वो उनकी फुलफिल होनी चाहिए बाय दी डिटेनिंग पावर्स और दी एनिमी कंट्रीज। नेक्स्ट आर्टिकल 22 ये कहता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर उनके पास राइट है, राइट टू हाइजीन एंड हेल्थफुलनेस, उनको जहां भी रखा जा रहा है वहां पे हाइजीन हो, ये उनका राइट है। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर के जो भी कैंप्स होंगे जहां पे उनको रखा जाएगा वो क्लियरली मार्क्ड होगा एज PW और PG, ये दो वर्ड से ये मार्क्ड होगा उनका कैंप। आर्टिकल 25 कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर मस्ट बी क्वार्टर्ड अंडर कंडीशन एज फेवरेबल इंश्योरिंग हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डैम्पनेस विथ एडिकेट हीटिंग एंड लाइटिंग। अगर उनको किसी ऐसी जगह पे बंधक बनाया गया है जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी है या फिर जो क्लाइमेट है वो अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा रफ है, तो उस केस में जो हीटिंग है या फिर जो लाइटिंग है वो मेंटेन किया जाएगा ताकि उनका हेल्थ सही रहे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी बाय द एनिमी कंट्री जब तक आप उनको प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे रखे हो तब तक। आर्टिकल 26 कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर मस्ट रिसीव सफिशिएंट एंड वेरिड फूड राशन टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डेफिशिएंसीज कंसिडरिंग देयर हैबिचुअल डाइट। जो भी उनका डाइट होगा उसके अकॉर्डिंग जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको एनिमी कंट्री द्वारा फूड प्रोवाइड किया जाएगा, राशन प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 29 कहता है द डिटेनिंग पावर मस्ट इंप्लीमेंट सैनिटरी मेजर्स फॉर कैंप क्लीनलीनेस एंड एपिडेमिक प्रिवेंशन इंक्लूडिंग सेपरेट फैसिलिटीज फॉर फीमेल प्रिजनर ऑफ वॉर। फीमेल प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए अलग सैनिटेशन प्रॉब्लम्स के लिए उनके सोल्यूशंस होंगे, जैसे वॉशरूम्स हो गया या फिर बाथरूम्स हो गया, उनके लिए अलग होगा, और जो मेंस है उनके लिए अलग होगा। वहां पे क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन किया जाएगा ताकि उनकी जो हेल्थ है वो खराब ना हो। आर्टिकल 30 और 31 ये कहता है कि अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है किसी सीरियस डिजीज के लिए, तो उनको तुरंत एडमिट किया जाएगा टू अप्रोप्रिएट मिलिट्री और सिविलियन मेडिकल यूनिट्स, उनको तुरंत मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 30 और 31 अगेन बोलता है कि जो मंथली मेडिकल इंस्पेक्शन होगा प्रिजनर ऑफ वॉर का वो मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग वेट चेक एंड असेसमेंट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनलीनेस, उनका मंथली चेकअप भी होगा। आर्टिकल 34 और 38 ये कहता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं दे हैव फुल फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, एंगेज इन स्पोर्ट्स एंड परस्यू इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। ये सारे राइट्स भी प्रिजनर ऑफ वॉर के पास होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 टू 57, ये कहता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनसे आप कोई भी ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं जो कि ह्यूमिलिएटिंग होगा या फिर डेंजरस होगा उनकी लाइफ पे। ऐसा कोई भी काम एनिमी कंट्री उनसे नहीं करवा सकती है। आर्टिकल 39 से 42 ये कहता है कि जो भी कैंप होंगे प्रिजनर ऑफ वॉर के वो सभी कैंप्स अथॉरिटी में होंगे किसके, एक रिस्पॉन्सिबल कमीशन्ड ऑफिसर के, जिसको थर्ड जेनेवा कन्वेंशन के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी, उसी के अंडर में वो कैंप्स होंगे। आर्टिकल 49 से 57 ये कहता है जो डिटेनिंग पावर है वो हायर कर सकता है प्रिजनर ऑफ वॉर को एज वर्कर फॉर नॉन मिलिट्री पर्पस कंसिडरिंग देयर हेल्थ, एज, सेक्स एंड रैंक। अगर जो एनिमी कंट्री है वो चाहे तो प्रिजनर ऑफ वॉर से काम करवा सकती है, लेकिन वो मिलिट्री काम नहीं होगा, पर अगर कुछ और काम है जैसे गार्डनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हेल्प उनसे वो ले सकते हैं, उनको काम पे लगा सकते हैं। मूविंग ऑन, इसके बाद 69 से 77 तक जो आर्टिकल है वो कहता है कि अगर कोई आपको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर कैप्चर किया है तो जिसने कैप्चर किया है वो इसकी इंफॉर्मेशन जिस स्टेट के पर्सन को आपने कैप्चर किया उस स्टेट तक पहुंचाएगा, वहां के जो भी अथॉरिटीज होंगे उनको नोटिफाई करेगा कि हमने आपके इस पर्टिकुलर आर्म फोर्सेस के बंदे को कैप्चर किया है। प्रिजनर्स जो है वो सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं 2 से 4 लेटर्स मंथली। प्रिजनर्स रिसीव कर सकते हैं पार्सल या फिर शिपमेंट, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल, रिलीजियस या फिर एजुकेशनल और रिक्रिएशनल चीजें। आर्टिकल 109 टू 117 बात करता है कि अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है जो कि बहुत ज्यादा ही चोट आई है, उसको सीरियसली वुंडेड है या फिर किसी स्पेसिफिक डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसे या तो उसकी होम कंट्री में भेज दिया जाएगा या फिर किसी न्यूट्रल स्टेट के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। Thank you for watching. Keep studying. For notes, you can check the description box.